1850 के दशक की धधकती हवाओं में जब एक एक करके पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की परछाई फैल रही थी, तभी बुंदेलखंड की धरती पर एक ऐसी लौ उठी जिसकी रोशनी ने पूरी आजादी की लड़ाई को दिशा दे दी। एक ऐसी नारी जो केवल तलवार ही नहीं पकड़ी बल्कि उसे अपना धर्म, अपनी शान और अपना अस्तित्व बना लिया। एक ऐसी वीरांगना जिसने अकेले खड़ी होकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। हिंदुस्तान की सरजमी पर जन्मी ये शेरनी कौन थी? कौन थी ये महिला योद्धा जिसके सामने अंग्रेजों के तोप बंदूकें भी कांप उठते थे? ये थी देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, वही जो युद्ध भूमि में घोड़े पर सवार होकर अपने नन्हे से बेटा को पीठ पर बांधकर शत्रुओं को धूल चटाई थी। हाँ, वही भारतीय वीरांगना जिसका नाम सुन अंग्रेज थर्रा जाते थे। आइए इस वीरांगना की कहानी को जानें और उनसे कुछ प्रेरणा ले। 19 नवंबर 1828 ये वही तारीख है जिस दिन वाराणसी के 80 घाट के 80 मोहल्ले में ये शेरनी का जन्म हुआ। मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी इस सुंदर और तेजस्वी गुड़िया का नाम मणिकर्णिका रखा गया, पर लोग इन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारा करते थे। मनु की मां भागीरथ बाई संस्कारी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ महिला थी। वहीं पिता मोरोपंत तांबे मराठा शासक बाजीराव द्वितीय के सेवा में थे। मनु जब छोटी थी तभी उनकी मां की साया उसके ऊपर से हट गया था। यही कारण रहा कि उनके पिता अपने साथ उन्हें वाराणसी से बिठूर ले आए। बिठूर में ही मनु का बचपन बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब और सहयोगी तात्या टोपे के साथ बीता। वो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा ग्रहण की। तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्धाभ्यास में मनु को खूब मन लगता था। एक दिन अंग्रेजों को पानी पिला देगी। मनु अपनी चंचलता, सुंदरता और साहस से सबको चकित कर देती थी। यही कारण रहा कि हाँ, इन्हें सब प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। मात्र 14 वर्ष की अवस्था में सन 1842 ईस्वी में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। झांसी की रानी बनने के बाद गंगाधर राव उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा। मनु लक्ष्मीबाई बनकर खुश थी, साथ ही खुश था पूरा झांसी। विवाह के बहुत दिनों बाद 1851 ईस्वी के सितंबर माह में लक्ष्मीबाई एक पुत्र को जन्म दी। झांसी अगले उत्तराधिकारी पाकर बहुत खुश था। महल में हर्ष का माहौल था। लक्ष्मीबाई भी पुत्र के लिए भगवान को धन्यवाद दे रही थी, पर इस खुशी पर किसी की नजर लग गई। महज 4 महीना की उम्र में ही पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग में गंगाधर राव का भी स्वास्थ्य बिगड़ गई और जल्द ही 21 नवंबर 1853 ईस्वी को अपना प्राण त्याग दी। प्राण त्यागने से 2 दिन पहले अपने परिवार के ही एक बच्चा को गोद लिए थे, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था। मृत्यु शैया पर पड़े गंगाधर राव पत्र के माध्यम से अंग्रेजी कंपनी सरकार से गुहार लगाई थी कि मेरे जाने के बाद मेरे दत्तक पुत्र और पत्नी लक्ष्मीबाई को परेशान ना करें, पर अंग्रेजों की रूह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विवाह के महज 11 साल के बाद ही लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। उन पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट गया। बिठूर के महलों में खुशहाल तरीकों से पली मनु को पहली बार इतना दुख हुआ था, पर वो एक साहसी महिला का परिचय देते हुए झांसी को आगे बढ़ाने का निर्णय की। कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अपने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए झांसी को हड़प लिया। इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु अपने वैध उत्तराधिकारी के घोषणा करने से पहले हो जाए तो उस राज्य पर कंपनी का शासन हो जाएगा। झांसी के विलय की सूचना जैसे ही लक्ष्मीबाई को मिली, वो आग बबूला हो गई। अपनी सिंहासन से उठी और गुस्से में बोली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये संकल्प के साथ झांसी की रानी कंपनी के शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष का हिस्सा बन गई। वो कंपनी से मिलने वाली पेंशन को अस्वीकृत कर दी। लक्ष्मीबाई को झांसी के महल से निष्कासित कर रानी महल में शिफ्ट कर दिया गया, पर रानी अपने हौसला को कम होने नहीं दी। वो अपने मोर्चा को मजबूत करने के लिए सेना को संगठित की, महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर उनकी एक सैनिक इकाई बनाई। 1857 में
जब कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह का शुरुआत मेरठ से हुई, तब ये विद्रोह की ज्वाला पूरे भारत के साथ साथ झांसी भी पहुंची। लक्ष्मीबाई विद्रोही सैनिकों और अपनी सैनिकों के साथ झांसी के किले पर धावा बोल दी और जल्द ही उस पर कब्जा कर ली। लक्ष्मीबाई को झांसी का शासक प्रतिनिधि घोषित किया गया। वहीं दत्तक पुत्र दामोदर राव को शासक बनाया गया। लक्ष्मीबाई अपनी अल्प आयु पुत्र के तरफ से शासन करने लगी। जनरल हिरोज के नेतृत्व में एक सेना आई और झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजी सेना और झांसी की रानी के सेना के बीच भव्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में झांसी की रानी पूरे वीरता से लड़ी और जब कमजोर पड़ने लगी तो अपने कुछ विश्वासपात सैनिकों के साथ किला से भाग निकली। कहा जाता है कि वो अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ से बांध घोड़े पर सवार होकर ऊपर किला से कूद गई थी, जो उनकी साहस का एक शानदार परिचय है। लक्ष्मीबाई बहुत तेजी से दूरी तय करते हुए कालपी पहुंची, जहां उनका भेंट बचपन के साथ ही तात्या टोपे से हुआ। वो दोनों मिलकर ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया, पर बाद में अंग्रेजों ने पुनः ग्वालियर के किले को अपने हिस्से में करने में सफल रहा। लक्ष्मीबाई ग्वालियर से भी किसी तरह निकल गई। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से अंतिम युद्ध लड़ते हुए घायल हो गई और अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे, तब एक अंग्रेज ने गोली चलाई जो रानी लक्ष्मीबाई की बाई जंघा पर लग गई। उस समय रानी की घोड़ा एक नाला को पार करने में असमर्थ हो गया था। अंतिम क्षण तक अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करते हुए 18 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई अपना प्राण त्याग दी। रानी अपने सहयोगियों को पहले ही कह चुकी थी कि मेरा मरा हुआ शरीर भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। ठीक ऐसा ही हुआ। सहयोगियों ने तेजी से उनके मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया। उनके अंतिम संस्कार के समय वहां गुल मोहम्मद, रघुनाथ देशमुख व बालक दामोदर राव उपस्थित थे। अंग्रेज जनरल हिरोज ने लिखा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूबसूरत और चतुर तो थी ही, लेकिन हिंदुस्तान के सारे विद्रोहियों में सबसे ज्यादा खतरनाक थी। वहीं सुभद्रा चौहान ने उनके लिए लिखा है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी आप बेमिसाल थी। इतिहास में दर्ज आपकी कहानी की एक एक शब्द हमारे अंदर प्रेरणा का प्रसार करती है। जब घोड़े पर सवार होकर पीठ पर अपने पुत्र को बांधकर दोनों हाथ में तलवार लिए युद्ध भूमि में शत्रुओं का संहार करती होगी, तो ये दृश्य सच में बहुत ही अद्भुत रहा होगा। एक ही समय में माँ का कर्तव्य निभाना और रणचंडी बनकर अपने मातृभूमि के लिए शत्रुओं को वध करना अकल्पनीय था। आपकी बलिदान को ये देश कभी नहीं भूलेगी। आप हमारे देश की शान हैं, अभिमान हैं, सम्मान हैं। जय हिंद।